कैसे हैं आप सभी का सुकून एफएम चैनल पर हार्दिक स्वागत है। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। आप सुन रहे हैं कहानी द साइलेंट मिलेनियर। चलिए शुरू करते हैं कहानी। फोन पर पीएम ने चिल्लाकर कहा, मुझे अभी अभी इंटेलिजेंस से खबर मिली है कि नासिक के जिस फार्म हाउस पर तू खड़ा है उसे अग्निहोत्री एम्पायर की शैडो आर्मी ने चारों तरफ से घेर लिया है। हवा में उनके 2 चॉपर उड़ रहे हैं। उनके स्नाइपर्स ने तुम्हारी खोपड़ियों पर लेजर तान रखी है। पीएम की बात सुनकर मंत्री जी के पैरों की ताकत खत्म होने लगी। उन्होंने घबराकर मंडप के बाहर खड़े उन काले कपड़ों वाले कमांडोज की तरफ देखा और हकला कर कहा, सर, हाँ यहाँ कुछ कमांडोज तो आए हैं, लेकिन हम उन्हें पुलिस बुलाकर अभी। लेकिन इससे पहले वो अपनी बात पूरी कर पाता, पीएम ने बीच में ही चीख कर कहा, पुलिस बुलाकर क्या करेगा तू? तो जानता भी है तूने किस आग में हाथ डाल लिया है। वो अग्निहोत्री एम्पायर है। उनका पूरा नाम द अग्निहोत्रीज है। अगर वो चाहे तो सुबह होने से पहले मेरी सरकार गिरा सकते हैं, पूरे देश की इकोनॉमी ठप कर सकते हैं। उनका जो इकलौता वारिस है रणविजय अग्निहोत्री का पोता, वो खुद इस वक्त तुम्हारे उस फार्म हाउस में खड़ा है। उनकी बात सुनकर मंत्री जी का सारा खून जैसे सूख गया। उसने डर के मारे कांप कर कहा, वारिस? कौन वारिस सर? यहाँ तो सिर्फ एक सड़क छाप लड़का आया है जो मेरी होने वाली बहू निहारिका को किडनैप करने की कोशिश कर रहा है। हम तो उसे अभी। तभी उधर से ओम ने चिल्लाकर कहा, अरे वो सड़क छाप नहीं है जाहिल, उसी का नाम अर्जुन अग्निहोत्री है। वो इंडिया का होने वाला बादशाह है। अगर उसके शरीर पर एक भी खरोंच आई ना मंत्री, तो मैं कसम खाता हूं मैं खुद अपने हाथों से तुझे, तेरे उस रेपिस्ट बेटे को, उस भवानी शंकर को बीच चौराहे पर जिंदा जला दूंगा। रणविजय अग्निहोत्री मेरी सरकार खा जाएंगे। इसलिए अभी के अभी उसके कदमों में गिर जा और अपनी जान की भीख मांग। अगर उसने तुम्हें माफ कर दिया तो ठीक, वरना। ये कहकर पीएम की सांसें फूल रही थी। उन्होंने अपनी बात पूरी करके फोन काट दिया। बीप बीप बीप। फोन की बीप सुनकर मंत्री जी के हाथों में वो लाखों रुपए का फोन फिसल कर जमीन पर गिर गया। उनका शरीर लकवा मार गया। उनकी आंखें फटी की फटी रह गई और दिमाग सुन पड़ गया। जिस लड़के को उनका बेटा और भवानी के गुंडे पिछले 10 मिनट से लोहे की रोड और जंजीरों से पीट रहे थे, वो कोई आम कॉलेज का लड़का नहीं, वो इंडिया के सबसे बड़े एम्पायर का इकलौता वारिस अर्जुन अग्निहोत्री था। ये समझ में आते ही मंत्री जी ने चिल्लाकर कहा, रुक जाओ। मंत्री जी पागलों की तरह चीखते हुए मंडप से नीचे दौड़े। उनका संतुलन बिगड़ गया और वो सीढ़ियों से लुढ़कते हुए सीधे अर्जुन के पास आकर गिरे। एक ऐसी आवाज सुनते ही रणजीत और गुंडों ने अपने हाथ रोक लिए। रणजीत ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ पापा? आप मुझे इसे मारने से क्यों रोक रहे हैं? मंत्री जी ने हाफ कर अपने बेटे की तरफ देखकर चिल्लाकर कहा, बंद कर इसे मारना बेवकूफ। अपनी रोड नीचे फेंक। ये कोई कुत्ता नहीं है। ये इंडिया के बिजनेस वर्ल्ड का भगवान है। ये अर्जुन अग्निहोत्री है। अर्जुन अग्निहोत्री। ये नाम सुनते ही फार्म हाउस में मौजूद हर एक गुंडे, हर बाउंसर के हाथों के हथियार छूटकर जमीन पर गिर पड़े। क्लैंग क्लैक्टर। रणजीत की आंखें फटने को तैयार थी। वो लोहे की चेन जो उसके हाथों से फिसल गई, उसे अचानक याद आया कि इंडिया में अग्निहोत्री का नाम लेना भी कितनी बड़ी दहशत की बात थी। भवानी शंकर जो मंडप पर निहारिका के सिर पर रिवॉल्वर ताने खड़ा था, उसका हाथ हवा में जम गया। उसके माथे से पसीने की बूंदें टपक कर निहारिका के कंधे पर गिरने लगी। अग्निहोत्री, भवानी का सारा गुरूर, वो सीएम बनने का सपना और सब राख हो चुका था। वहीं मंत्री जी अपने घुटनों के बल अर्जुन के सामने बैठ गई। उन्होंने अर्जुन के खून से सने जूतों को अपने हाथों से पकड़ लिया और गिड़गिड़ा कर कहा, सर मुझे माफ कर दीजिए सर। मुझे नहीं पता था। इस बेवकूफ भवानी ने मुझे अंधेरे में रखा। प्लीज प्लीज मेरे बेटे को बख्श दीजिए सर। मुंबई का एक बहुत बड़ा मंत्री एक 22 साल के लड़के के पैरों में रो रहा था। रणजीत भी अब खौफ के मारे कांपने लगा। वो भी तुरंत अपने घुटनों के बल अर्जुन के सामने बैठ गया। अपने गालों पर खुद ही थप्पड़ मारने लगा। उसने रोकर कहा, मुझे मुझे माफ कर दो सर। मेरी अकल घास चरने गई थी। मुझे माफ कर दीजिए। गुंडे भी अपने अपने घुटनों पर बैठ गए। पूरा फार्म हाउस अब अर्जुन के पैरों में था। अर्जुन बहुत ही धीरे धीरे अपने लहूलुहान शरीर के साथ अपनी जगह से खड़ा हुआ। उसके पूरे शरीर से खून टपक रहा था, लेकिन उसका सीना अभी भी
एक राजा की तरह चौड़ा था। उसने अपने खून से सने चेहरे को अपने हाथ की उल्टी तरफ से पोंछा। उसने एक नजर में उन घुटनों पर बैठे मंत्री और उसके बेटे पर देखा। अर्जुन एक सर्द आवाज में कहा, तुम्हारी सजा मुंबई में तय होगी। फिर अर्जुन की नजरें मंडप पर खड़े भवानी शंकर पर जा टिकी। भवानी के हाथों में अभी भी रिवॉल्वर थी, लेकिन वो इस कदर कांप रहा था कि रिवॉल्वर की नली निहारिका के सिर से दूर हट चुकी थी। अर्जुन ने उसकी तरफ देखकर दहाड़ मारकर कहा, भवानी शंकर। अर्जुन की आवाज में मौत की गूंज थी। अर्जुन धीरे धीरे सड़िया चढ़कर मंडप पर पहुंचा। वहीं भवानी शंकर अब पीछे हटने लगा था। अर्जुन ने भवानी के बिल्कुल सामने आकर कहा, तुझे क्या लगा था कि तू एक मासूम लड़की को डराकर मेरे दोस्त को गोली मारकर आराम से अपनी सत्ता की कुर्सी पर बैठ जाएगा? आगे से भवानी शंकर ने कांप कर कहा, सर सर मुझसे 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 गलती हो गई। भवानी की आवाज हकला रही थी। ये कहकर वो अपना रिवॉल्वर नीचे करने लगा, लेकिन इससे पहले कि भवानी अपनी रिवॉल्वर नीचे कर पाता, अर्जुन का हाथ बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ गया। अर्जुन ने भवानी के उसी हाथ की कलाई को पकड़ जिसमें रिवॉल्वर थी और उसे एक ही झटके में पूरी ताकत से उल्टी दिशा में मरोड़ दिया। कड़ाक! भवानी के मुंह से एक सुअर के कटने जैसी दर्दनाक चीख निकली। उसकी कलाई की हड्डी टूटकर चमड़ी से बाहर आ गई। रिवॉल्वर छिटक कर दूर जा गिरा। अर्जुन ने भवानी को कॉलर से पकड़ा और उसे मंडप की हवन अग्नि के पास ले जाकर जोर से पटक दिया। अर्जुन ने भवानी के सीने पर अपने भारी बूट रखकर कहा, तूने कपिल को गोली मारी थी ना, अब तू पूरी जिंदगी इसी नासिक की सड़कों पर भीख मांगेगा। तेरी सारी प्रॉपर्टी, तेरा सारा एम्पायर कल सुबह तक अग्निहोत्री एम्पायर के नाम हो जाएगा। और अगर तूने पुलिस या कानून की मदद लेने की कोशिश की, मैं तुम्हें जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा। भवानी शंकर दर्द और खौफ के मारे वहीं बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। इसके बाद अर्जुन ने अपना पैर हटाया, पलटकर निहारिका की तरफ देखा। निहारिका अभी भी सदमे और आंसुओं में डूब गई थी। वो रोकर भागकर आई और अर्जुन को कसकर गले लगा लिया। अर्जुन के शरीर का खून निहारिका के उस लाल जोड़े पर लग गया, लेकिन उसे अब कोई परवाह नहीं थी। निहारिका ने सिसक कर कहा, अर्जुन अर्जुन भाई, आप भगवान हैं। आपने मुझे बचा लिया। मेरा कोई सगा भाई नहीं है। आज से आप ही मेरे बड़े भाई हैं। आपकी इस छोटी बहन की आपके लिए जान भी हाजिर है। और निहारिका फूट फूट कर रोने लगी। आगे से अर्जुन ने बहुत ही प्यार से एक बड़े भाई की तरह उसके सिर पर हाथ फेर कर कहा, मैंने कहा था ना कि बारात तो आज ही आएगी, लेकिन दूल्हा वो दरिंदा नहीं, मेरा भाई कपिल होगा। ये कहकर अर्जुन ने निहारिका को अपने से अलग किया और उसके आंसुओं को पोंछ कर कहा, चलो, कपिल मुंबई के मेडिकल सिटी में तुम्हारा इंतजार कर रहा है। वो खतरे से बाहर है और अब तुम्हें यहाँ एक पल भी रुकने की जरूरत नहीं है। इसके बाद अर्जुन ने पीछे मुड़कर अपने शैडो कमांडोज के चीफ को इशारा करके कहा, चीफ, इस फार्म हाउस को सील कर दो। इस मंत्री और इसके बेटे को मुंबई के हेडक्वार्टर में ले चलो और इस भवानी शंकर को इसी के बनाए हुए उस तहखाने में 10 दिन के लिए भूखा पैसा बांध दो। आगे से चीफ ने तुरंत झुककर सम्मान के साथ कहा, यस बॉस। उसके बाद अर्जुन निहारिका का हाथ पकड़कर उस फार्म हाउस से बाहर निकलने लगा। रात के अंधेरे में वो लहूलुहान लड़का जो कुछ देर पहले मार खा रहा था, अब वो एक अजय राजा की तरह अपनी जीत का परचम लहराता हुआ वहां से बाहर निकल रहा था। फार्म हाउस के मेन गेट की तरफ बढ़ते हुए अर्जुन की चाल में एक गजब का कॉन्फिडेंस था। तभी चलते चलते निहारिका के कदम अचानक रुक गए। उसने बहुत ही डरी हुई, कांपती हुई आवाज में अर्जुन की शर्ट की आस्तीन खींची। निहारिका ने सिसक कर कहा, अर्जुन भाई। अर्जुन तुरंत रुका, मुड़कर उसकी आंखों में देखकर कहा, क्या हुआ निहारिका? दर्द हो रहा है कहीं या चोट लगी है? निहारिका ने रोकर उस फार्म हाउस की तरफ देखकर कहा, नहीं भाई, वो मेरी माँ। वो लोग मेरी माँ को भी नासिक ले आए थे। वो यहीं इसी फार्म हाउस के पीछे वाले सर्वेंट क्वार्टर में कैद है। अगर मैं उन्हें यहाँ छोड़कर चली गई तो वो मेरी सोच में ऐसे ही मर जाएंगी। ये बात सुनकर अर्जुन ने अपनी आंखें
एक पल के लिए बंद कर ली। उसे खुद पर गुस्सा आया कि वो इतनी बड़ी बात कैसे भूल गया। एक रक्षक का काम सिर्फ एक इंसान को बचाना नहीं, बल्कि उसके पूरे परिवार को सुरक्षा देना होता है। अर्जुन की आंखें खुली, उनमें वो फौलादी चमक लौट आई। उसने शांत लेकिन कड़क स्वर में कहा, तुम्हारी मां को कोई खरोंच भी नहीं मार सकता निहारिका। ये कहकर उसने तुरंत पलटकर अपने शैडो कमांडोज के चीफ की तरफ देखा। अर्जुन की आवाज रात के सन्नाटे में गूंज गई। उसने चीफ को एक और ऑर्डर देकर कहा, चीफ, फार्म हाउस के पिछले हिस्से को कार्डन ऑफ करो। निहारिका की मां वहां कैद है। 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट के अंदर मुझे वो यहाँ पूरे सम्मान के साथ सही सलामत खड़ी हुई चाहिए। वो भी हमारे साथ इसी वक्त मुंबई जा रही है। आगे से चीफ ने सम्मान के साथ कहा, यस बॉस। चीफ ने तुरंत अपने 10 बेहतरीन कमांडोज को इशारा किया। कमांडोज अपनी लेजर गन्स तान कर बिजली की फुर्ती से फार्म हाउस के पिछले हिस्से की तरफ दौड़े। वहां मौजूद भवानी शंकर के जो 3-4 गुंडे थे निहारिका की मां पर पहरा दे रहे थे, उन्होंने जैसे ही उन काले कपड़ों वाले मौत के फरिश्तों को देखा, उन्होंने तुरंत अपनी बंदूक फेंक कर हाथ ऊपर कर लिए। महज 90 सेकंड बाद कमांडोज एक डरी सहमी, रोती हुई अधेड़ उम्र की महिला को लेकर बाहर आई। ये निहारिका की मां थी। निहारिका अपनी भारी लहंगा संभाल कर दौड़कर अपनी मां के गले लग गई। उसने रोकर कहा, मां। आगे से मां ने निहारिका का चेहरा चूम कर पूछा, मेरी बच्ची, तू ठीक तो है ना? ये सब क्या हो रहा है? फिर उनकी नजर उस लहूलुहान लड़के पर पड़ी जिसके पीछे सैकड़ों हथियारबंद लोग खड़े थे। तभी उनकी नजर अर्जुन पर देखकर निहारिका ने अपनी मां को अर्जुन की तरफ इशारा करके कहा, ये मेरे अर्जुन भाई है मां। इन्होंने मुझे और कपिल को उस दरिंदे से बचा लिया है। अब हम यहाँ से हमेशा के लिए आजाद हैं मां। उसकी यह बात सुनते ही निहारिका की मां ने रोकर अपने हाथ अर्जुन के सामने जोड़कर कहा, भगवान तेरा भला करे बेटा, तूने तो साक्षात भगवान का रूप लेकर हमारी लाज बचा ली। अर्जुन ने तुरंत आगे बढ़कर उनके जोड़े हुए हाथ नीचे करवा कर कहा, माँ जी, आप मेरी माँ जैसी हैं। अब रोने का वक्त खत्म हुआ। चलिए, कपिल हमारा इंतजार कर रहा है। अर्जुन ने उन्हें एक सेफली और शानदार रेंज रोवर एसयू में बिठाया। अर्जुन खुद दूसरी गाड़ी में बैठा। 50 गाड़ियों का वो खौफनाक और अजय काफिला नासिक की उस मनहूस जमीन को हमेशा के लिए पीछे छोड़ता हुआ अपनी पूरी रफ्तार से मुंबई की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में कमांडोज ने मेडिकल स्टाफ ने अर्जुन के घावों को साफ किया और उन पर पट्टियां की। अर्जुन का शरीर दर्द से टूट रहा था, लेकिन उसके दिल में कपिल की जान बचाने का जो सुकून था, वो दर्द से भारी था। सुबह के 7 बज चुके थे। मुंबई शहर अपनी नींद से भी जाग गया था। उनका काफिला सीधा मुंबई के सबसे बड़े और वीआईपी हॉस्पिटल अग्निहोत्री मेडिकल सिटी के शानदार पोर्च में आकर रुका। ये हॉस्पिटल वो था जो खुद अर्जुन के दादाजी रणविजय अग्निहोत्री ने बनवाया था। यहाँ की टेक्नोलॉजी और सिक्योरिटी वर्ल्ड के बेहतरीन हॉस्पिटलों को टक्कर देती थी। तभी अर्जुन गाड़ी से बाहर निकला। उसके कपड़े अभी भी फटे हुए और खून से सने थे, लेकिन हॉस्पिटल का हर डॉक्टर, हर नर्स और गार्ड उसके सामने सिर झुकाकर खड़ा था। अर्जुन निहारिका और उसकी मां को लेकर सीधे 10वीं मंजिल पर प्रेसिडेंशियल आईसीयू स्वीट की तरफ बढ़ा। स्वीट के बाहर आन और समीर खड़े थे। अर्जुन को सुरक्षित वापस देखकर दोनों ने दौड़कर उसे गले लगा लिया। आहान ने अर्जुन की पट्टियों को देखकर रोकर कहा, भाई भाई तू ठीक तो है ना? कितना खून बहा है तेरा? आगे से अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कपिल कैसा है? समीर ने खुशी से उसकी बात का जवाब देकर कहा, वो होश में आ गया भाई। डॉक्टर कह रहे हैं वो बिल्कुल खतरे से बाहर है। उसकी बात सुनते ही अर्जुन ने पीछे खड़ी निहारिका की तरफ देखा और उसे अंदर जाने का इशारा किया। निहारिका ने कांपते हाथों से कमरे का दरवाजा खोला। कमरा किसी 5 स्टार होटल के कमरे जैसा था। बीच में एक हाई टेक बेड पर कपिल लेटा था। उसके कंधे पर भारी पट्टी बंधी थी। उसके चेहरे पर खरोंचे थी और उसे ड्रिप भी लगी थी, लेकिन उसकी आंखें खुली थी। उसको देखते ही निहारिका ने सिसक कर कहा, कपिल। निहारिका के मुंह से बस एक फुसफुसाहट निकली। कपिल ने जैसे ही अपनी निहारिका को उस लाल जोड़े में सही सलामत अपने सामने देखा, तो उसकी आंखों से आंसू का एक झरना बह निकला।
वो अपनी जगह से उठने की कोशिश करने लगा। उसको ऐसे उठता देखकर निहारिका ने तुरंत आगे बढ़कर उसे रोककर कहा, नहीं कपिल, उठो मत। निहारिका दौड़कर उसके पास गई और उसके सीने पर अपना सिर रखकर फूट फूट कर रोने लगी। आगे से कपिल ने निहारिका के बालों में हाथ फेर कर कहा, निहारिका, तुम आ गई। वो दरिंदा, उसने तुझे कुछ किया तो नहीं ना? वो रोते हुए निहारिका का चेहरा चूम रहा था। आगे से निहारिका ने हिचकियां लेकर कहा, नहीं कपिल, मैं बिल्कुल सुरक्षित हूं। अगर अर्जुन भाई समय पर नहीं आते तो मैं वो जहर पी लेती, लेकिन अर्जुन भाई मुझे और मेरी माँ को बचा कर ले आए। वहीं निहारिका की माँ भी अंदर आ चुकी थी। उन्होंने भी रोकर कपिल के सिर पर हाथ फेर कर कहा, बेटा, तूने मेरी बच्चे के लिए मौत को गले लगा लिया। तुझसे अच्छा जीवन साथी मेरी निहारिका को कभी नहीं मिल सकता बेटा। अर्जुन, आहान और समीर दरवाजे पर खड़े ये भावुक और पवित्र नजारा देख रहे थे। अर्जुन की आंखों में एक चमक आ गई थी। प्यार की इस जीत ने उसके दिल में उस घाव को भर दिया जो आज रात उसने खाए थे। तभी कपिल ने अर्जुन की तरफ देखकर हाथ जोड़कर कहा, थैंक यू भाई, तूने मेरी जान ही नहीं, मेरी रूह भी वापस ला दी। आगे से अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, दोस्त थैंक यू नहीं बोलते साले, अब तू आराम कर, मुझे अभी थोड़ा कचरा साफ करना है। ये कहने के बाद अर्जुन कमरे से निकला और सीधा हॉस्पिटल के वीआईपी लाउंज में गया। वहां जगदीश जी इंतजार कर रहे थे। अर्जुन ने सोफे पर बैठकर एक बहुत ही खूंखार लहजे में पूछा, जगदीश जी, वो महाराष्ट्र का सीएम और उसका रेपिस्ट बेटा रंजीत कहाँ है? आगे से जगदीश जी ने फाइल खोलकर कहा, सर, हमारी शैडो आर्मी ने उन्हें दोनों को मुंबई के हमारे फार्म हाउस के अंडरग्राउंड सेल में बंद कर दिया है। वो दोनों खौफ से रो रहे हैं और माफी मांग रहे हैं। मैंने उन पर पूरी रिसर्च कर ली सर। उस रंजीत की जो पिछली 2 बीवियां रहस्यमयी हालात में मरी थी, हमने उनके दबे हुए केस पोस्टमार्टम की असली रिपोर्ट निकाल ली है। उस दरिंदे ने खुद उन्हें मारा था। अपने मंत्री बाप के रसूख से केस को सुसाइड साबित कर दिया था। उसकी बात सुनकर अर्जुन का जबड़ा कस गया। उसने गुस्से में कहा, इन दोनों बाप बेटे का अब खेल हमेशा के लिए खत्म। ये कहते हुए अर्जुन ने अपना फोन निकाला और दिल्ली में बैठी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के हाईकमान के सबसे बड़ा नेता को एक वीडियो कॉल किया। अग्निहोत्री परिवार वो था जो इलेक्शन में पार्टीज को हजारों करोड़ की फंडिंग देता था, इसलिए उसका कॉल तुरंत उठ गया। स्क्रीन पर बैठे उस टॉप के नेता ने हाथ जोड़कर कहा, प्रणाम अर्जुन जी, कहिए इतनी सुबह सुबह कैसे याद किया? अर्जुन ने बिना किसी फॉर्मेलिटी के सीधा वार करके कहा, आपकी पार्टी का वो महाराष्ट्र का सीएम है और उसका वो रेपिस्ट बेटा रणजीत, आज से वो आपकी पार्टी का हिस्सा नहीं है। उसकी बात सुनकर नेताजी चौंक गए। उन्होंने हैरानी से कहा, लेकिन अर्जुन जी, वो तो इस बार हमारे पीएम कैंडिडेट। अर्जुन ने बीच में काटकर एक ऐसी आवाज में कहा जैसे दिल्ली तक हिल गई। उसने कड़क आवाज में कहा, अगर आपने उन्हें अपनी पार्टी से 10 मिनट के अंदर बेदखल नहीं किया तो अगले 10 मिनट में अग्निहोत्री ग्रुप आपकी पार्टी की सारी फंडिंग वापस खींच लेगा और कल सुबह मुंबई का शेयर बाजार आपकी सरकार को सड़क पर ला देगा। मैं आपको उस रणजीत के 2 कत्ल के सारे सबूत और वीडियोस भेज रहा हूं। ये दोनों बाप बेटे जेल में सड़ेंगे। वहीं उन नेता जी को अग्निहोत्री एम्पायर की ताकत का बहुत अच्छे से अंदाजा था। वो तुरंत पसीने से लथपथ हो गए। उन्होंने कांप कर कहा, जी 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 अर्जुन जी, जैसा आप कहें। मैं अभी के अभी उन्हें पार्टी से सस्पेंड करने का लेटर रिलीज करवाता हूं। उनकी कोई पॉलिटिकल मदद नहीं की जाएगी। उसकी यह बात सुनते ही अर्जुन ने कॉल कट कर दिया। फिर उसने मुंबई के पुलिस कमिश्नर को कॉल करके कहा, कमिश्नर साहब, आपके पास 5 मिनट में 2 नॉन वेलेबल मर्डर केस के पुख्ता सबूत आ रहे हैं। मुझे आज के आज महाराष्ट्र का सीएम और उसका बेटा आर्थर रोड जेल की सबसे काली और गंदी कोठरी में चाहिए। और हाँ, ध्यान रहे उनको कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिलना चाहिए। आगे से कमिश्नर ने तुरंत सलाम ठोक कर हामी भर दी। महज 15 मिनट के अंदर वो मंत्री जो कल तक महाराष्ट्र का भगवान बना घूम रहा था, वो बेटा जो 40 साल की उम्र में तीसरी मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद करने वाला था, वो दोनों अपने मंत्री पद से बर्खास्त होकर पुलिस की गाड़ियों में जानवरों की तरह ठूंस कर जेल की सलाखों के पीछे फेंक दिए गए। वहीं भवानी शंकर को नासिक में ही बर्बाद कर दिया गया था। इंसाफ पूरा हो चुका था।
तमाम गंदगी को साफ करने के बाद अर्जुन एक बार फिर दोस्त और भाई वाले मोड में आ गया। वो वापस कपिल के कमरे में पहुंचा। आहान, समीर, निहारिका और उसकी माँ वहीं बैठे थे। अर्जुन ने आकर ताली बजाई और सबके चेहरे पर एक गजब की मुस्कान लाते हुए बहुत ही बड़े अनाउंसमेंट करके कहा, तो मेरे प्यारे दोस्तों और निहारिका की माँ जी, आप सबके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। मैंने तय कर लिया है, आज से ठीक 10 दिन बाद कपिल और निहारिका की शादी होगी। उसकी अनाउंसमेंट सुनते ही जैसे कमरे में खुशी का बम फूट गया। वहीं निहारिका का चेहरा लाल हो गया और वो शर्मा कर माँ के गले लग गई। अहान और समीर खुशी से सीटी बजाने लगे, ताली पीटने लगे। उन्होंने खुशी से झूम कर कहा, वाह क्या बात है भाई, शादी और पार्टी। लेकिन इस सब के बीच बेड पर लेटा हुआ कपिल अचानक शांत हो गया। उसके चेहरे पर खुशी तो थी, लेकिन साथ ही एक बहुत गहरी चिंता और शर्मिंदगी की लकीरें उभर आई। कपिल ने अर्जुन को टोक कर अपनी सूखी हुई आवाज में कहा, भाई रुक जा। उसकी बात सुनते ही कमरे में अचानक शांति आ गई। तभी अर्जुन ने उसके पास जाकर पूछा, क्या हुआ कपिल, तू खुश नहीं है? आगे से कपिल ने नजरें झुकाकर कहा, पागल है क्या भाई, मैं अपनी निहारिका से शादी करने के लिए ही तो जान पर खेलकर वापस आया हूं। लेकिन भाई, अभी तो हम दोनों पढ़ रहे हैं ना। मैं कुछ कमाता भी तो नहीं हूं। मेरे घर की हालात तो तुझे पता है अर्जुन। मेरा बाप खेतों में मजदूरी करता है, मैं यहाँ ढाबों और भंडारों में खाना खाकर गुजारा करता हूँ। कपिल की आंखों में गरीब लड़के की बेबसी साफ दिखाई दे रही थी। उसने अपनी बात को आगे बढ़ाकर कहा, मैं निहारिका को शादी करके तो ले जाऊंगा, लेकिन जाऊंगा कहाँ भाई? क्या मैं उसे अपनी उसी टूटे हुए घर में रखूंगा जहां बारिश का पानी टपकता है? मैं उसे क्या खिलाऊंगा? एक लड़की की जिम्मेदारी उठाने के लिए मेरे पास पैसे भी तो होने चाहिए ना। मैं अपनी आशिकी के चक्कर में इस मासूम को सड़क पर तो नहीं ला सकता ना। कपिल के सच्ची और प्रैक्टिकल बातें सुनकर निहारिका की आंखों में आंसू आ गए। उसे कपिल के इसी स्वाभिमान से तो प्यार था। वहीं अर्जुन ने कपिल की बात पूरी होने भी नहीं दी और इसी बीच में उसका हाथ पकड़कर एक बहुत ही गहरी और प्यार भरी मुस्कान के साथ उसे टोक कर कहा, कपिल, तू भूल रहा है कि तेरा दोस्त कौन है। तुझे अपनी इस गरीबी और जिम्मेदारी की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। ये अर्जुन अग्निहोत्री का वादा है। यह कहकर अर्जुन ने आहान समीर की तरफ देखा, फिर कपिल से आगे कहा, आज और अभी से तो अग्निहोत्री ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का एक सीनियर एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉय है। तेरी नौकरी आज से पक्की हो गई। उसकी बात सुनकर कपिल की आंखें चौड़ी हो गई। उसने चौंक कर कहा, क्या? लेकिन अर्जुन यही नहीं रुका। वो अपने दोस्त को मुंबई का राजकुमार बनाने के मूड में था। इसलिए अर्जुन ने अपनी उंगलियों पर गिनाकर कहा, और सुन, क्योंकि तू अग्निहोत्री एम्पायर का एक खास एम्प्लॉय है, इसलिए कंपनी की तरफ से तुझे मुंबई के सबसे पोश इलाके में एक शानदार 4 BHK विला दिया जाएगा। और हाँ, तुझे चलने के लिए एक ब्रांड न्यू मर्सिडीज SUV मिलेगी। उसकी अनाउंसमेंट सुनते ही कमरे में बैठे हर इंसान का मुंह खुला रह गया। निहारिका की मां तो जैसे सदमे में आ गई। वहीं कपिल के आंसू बहने लगे। उसने भाव खोकर कहा, भाई, ये तू क्या कर रहा है? मैं इतना कुछ कैसे ले सकता हूँ? ये तो करोड़ों का। लेकिन तभी अर्जुन ने प्यार से डांट कर कहा, चुप कर। ये तेरी मेहनत और मेरी दोस्ती का हक है। तूने मेरे बुरे दिनों में खुद भूखा रहकर अपना आधा खाना मुझे खिलाया है। कपिल, तूने मेरी हमेशा रक्षा की। ये दौलत उस प्यार के सामने कुछ भी नहीं दोस्त। ये कहकर अर्जुन ने निहारिका की तरफ देखकर एक अमाक मारकर कहा, और रही बात तुम दोनों की शादी की, तो तुम्हारी शादी की पूरी पूरी जिम्मेदारी मेरी है। हम तुम दोनों की एक ग्रैंड डेस्टिनेशन वेडिंग सेरेमनी करेंगे। ये शादी एक ऐसी होगी कि पूरा देश देखता रह जाएगा। अब तू सिर्फ अपनी सेहत पर ध्यान दे भाई, बाकी सब मुझ पर छोड़ दे। अब कपिल के पास बोलने के लिए शब्द नहीं थे। वो बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगा। उसने अर्जुन का हाथ चूम कर भावुक होकर कहा, तू इंसान नहीं भाई, तू सच में भगवान है। वहीं इस बेहद भावुक और रोने धोने वाले माहौल को देखकर आहान से रहा नहीं गया। वो हमेशा से ग्रुप का जोकर था। माहौल को हल्का करने बहुत अच्छा से जानता था। इसलिए आहान ने अपना कॉलर ठीक किया, एक लंबी सांस ली और बहुत ही ड्रामेटिक अंदाज में पीछे से मजाक करके कहा, अरे अरे वाह भाई वाह, क्या किस्मत पाई है कपिल तूने। मतलब अगर मुझे पहले पता होता कि शादी करने के इतने भयानक फायदे हैं,
कि शादी के नाम पर 4 BHK विला मिल जाता है, मर्सिडीज गाड़ी मिल जाती है और अग्निहोत्री ग्रुप में इतनी बड़ी नौकरी मिल जाती है। तो कसम से भाई, मैं तो 18 साल की उम्र में शादी कर लेता। मैं क्यों यहाँ सिंगल सड़ रहा हूँ। अहान की ये बात सुनकर कमरे का सारा रोना धोना एक पल में गायब हो गया। सब जोर जोर से हंसने लगे, लेकिन अर्जुन अपनी टांग खींचने वाली आदत से कहाँ बाज आने वाला था। तभी अर्जुन ने अहान को ऊपर से नीचे तक देखा, एक व्यंग्यात्मक मुस्कान होठों पर लाया और बहुत ही सवेग तरीके से उसकी बेइज्जती करके कहा, हाँ तो बिल्कुल सही बात कर रहा है। फायदे तो बहुत है, लेकिन भाई शादी करने के लिए सबसे पहले एक लड़की की जरूरत होती है। और तेरी शक्ल और तेरी इस फटीचर वाली हरकतों को देखकर मुझे नहीं लगता कि कोई अंधी लड़की भी तेरी तरफ देखने की जहमत उठाएगी। फिलहाल और मस्टेज की तो बात दूर, तो पहले एक ढंग की डेट तो ढूंढ कर दिखा। उसकी बात सुनकर समीर और कपिल एक साथ हंसकर चिल्ला पड़े। निहारिका भी अपनी हंसी नहीं रोक पाई। तभी समीर ने आहान के कंधे पर मुक्का मारकर कहा, भाई बेइज्जती, घोर बेइज्जती। अर्जुन ने तो तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ा यार। आगे से आहान ने मुंह बनाकर कहा, यार अर्जुन, ये तो चीटिंग है। तू अब इतना बड़ा करोड़पति बन गया, लेकिन तेरी जुबान अभी भी उस मुंबईया गुंडे जैसी है। मेरी इज्जत की तो धज्जियां उड़ा दी तूने। कमरे में एक बार फिर वही पुराना बेपरवाह और हंसी मजाक वाला हॉस्टल का माहौल बन गया। वो सब भूल गए कि वो एक हाई टेक हॉस्पिटल में है और उनका दोस्त 7 करोड़ की फरारी का मालिक है। वो बस वही 4 दोस्त थे जो एक दूसरे की टांग खींचते थे। कुछ देर तक उन लोगों ने ऐसे ही हंसी मजाक किया। कपिल के चेहरे पर अब खुशी और सुकून की चमक आ गई। डॉक्टर ने आकर उसे दवाई दी और उसे नींद आने लगी। इसके बाद अर्जुन ने अपनी घड़ी की तरफ देखा। सुबह के 9:30 बज चुके थे। तभी अचानक अर्जुन के दिमाग में एक बिजली कौंध गई। उसने धीरे से बड़बड़ा कर कहा, मीरा। अर्जुन को याद आया कि कल सुबह 2:30 बजे मीरा के सोते समय बिना किसी को कुछ बताए विला से वो गायब हो गया था। कल पूरा दिन और पूरी रात उसने मुंबई से लेकर नासिक तक खूनी जंग लड़ी। उसे मालूम था कि मीरा कल सुबह जाग गई होगी और उसने अर्जुन को घर पर नहीं पाया होगा। और जब जगदीश जी और गार्ड्स ने उसे बताया होगा कि अर्जुन रात को ही घबराहट में कहीं निकल गया था, तो मीरा की क्या हालात होगी। वो सिंघानिया और दोषमुख के खौफ की वजह से वैसे भी बहुत डर रही थी। अर्जुन का दिल घबराने लगा। उसने धीरे से कहा, हे भगवान, वो परेशान होकर रो रो कर पागल हो गई होगी। अर्जुन ने हड़बड़ाहट में अपना फोन और जैकेट उठाकर कहा, हाँ समीर, तुम लोग यहाँ कपिल और निहारिका का ध्यान रखो। सिक्योरिटी बाहर मौजूद है। मैं अब मुझे अभी तुरंत घर निकलना होगा। अगर तुम लोगों को कोई भी जरूरत हो तो मुझे कॉल कर लेना। उसको ऐसे हड़बड़ाता हुआ देखकर समीर ने चिंतित होकर पूछा, अरे क्या हुआ भाई, सब ठीक तो है ना। आगे से अर्जुन ने उसकी बात का जवाब देकर कहा, अरे वो घर पर मीरा, उसे तो मैंने कुछ बताया भी नहीं था। वो पक्का मेरे लिए परेशान हो रही होगी। मैं उसे देख कर आता हूँ। ये कहकर अर्जुन ने वार्ड का दरवाजा खोला। तभी आहान ने पीछे से हंसकर कहा, जा जा रोमियो, अपनी जूलियट को संभाल। उसकी बात सुनकर अर्जुन मुस्कुराया और मेडिकल सिटी के उस प्रेसिडेंशियल स्वीट से बाहर निकल गया। वो तेज कदमों से हॉस्पिटल के कॉरिडोर को पार करता हुआ नीचे पोर्च में आ गया। उसके कपड़े अभी भी खून से सने हुए थे। रात भर की थकान और लड़ाई का असर उसके शरीर पर दिख रहा था। उसके दिल में एक अपनी कवीन मीरा के पास पहुंचने की बेचैनी थी। हॉस्पिटल के बाहर उसकी ब्लैक एसयूवी उसका इंतजार कर रही थी। अर्जुन गाड़ी में बैठा। अर्जुन ने गाड़ी में बैठते ही ड्राइवर को ऑर्डर देकर कहा, विला नंबर 360 चलो और गाड़ी पूरी रफ्तार से उड़ाओ। मुंबई की सुबह की धूप अर्जुन के चेहरे पर पड़ रही थी, लेकिन अर्जुन का दिल अब सिर्फ इस बात के लिए धड़क रहा था कि वो घर जाकर अपनी मीरा को कैसे मनाएगा और कैसे उसे यकीन दिलाएगा कि उसका रक्षक बिल्कुल सुरक्षित वापस लौट आया है। प्यार और प्रवाह का एक नया और खूबसूरत पल। गोल्डन हाउसिंग सोसाइटी के उस विला में अर्जुन का इंतजार कर रहा था। गोल्डन हाउसिंग सोसाइटी की सड़कों पर परिंदों की चहचहाट थी, लेकिन विला नंबर 360 के अंदर का माहौल किसी मातम से कम नहीं था। लिविंग रूम में एक भारी और दम घोटे सन्नाटा पसरा था। ताऊ जी अपनी लाठी के सहारे सोफे पर बैठे थे। उनका राजपूती चेहरा, जो हमेशा गर्व से तना रहता था, आज गहरी चिंता की लकीरों से भरा हुआ था। ताई जी और यशोदा माँ की आंखें दरवाजे पर टिकी थी। उनके होठों पर लगातार भगवान का नाम भी चल रहा था। और मीरा, मीरा की हालात तो पागलों जैसी हो गई थी। वो कल रात से ही नहीं सोई थी।
कल जब शाम तक भी अर्जुन घर वापस नहीं आया तो उसकी तो जान ही निकल गई थी। जब जगदीश जी ने उसे बताया कि अर्जुन किसी इमरजेंसी में रात के 2:30 बजे अपनी फरारी लेकर निकल गया है, तो मेरा का दिल किसी अग्नि अनहोनी का आशंका से कांपने लगा था। वह लिविंग रूम में लगातार चक्कर काट रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह बह कर सूख चुके थे। उसने धीरे से कहा, हे भगवान, प्लीज प्लीज मेरा अर्जुन सही सलामत घर लौट आए। मेरा बार बार यही प्रार्थना कर रही थी। तब विला के बाहर एक गाड़ी के रोकने की आवाज आई। टायरों की आवाज सुनते ही मीरा की धड़कनें रुक गई। वो पागलों की तरह दौड़ती हुई मेन दरवाजे की तरफ भागी। ताऊ जी, ताई जी, यशोदा माँ भी झटके से अपनी जगह से उठ खड़े हुए। दरवाजा खुला और सामने अर्जुन खड़ा था। लेकिन उसे देखते ही मीरा के मुंह से एक दिल चीर देने वाली चीख निकल गई। उसने चिल्लाकर कहा, अर्जुन! अर्जुन की हालात देखकर वहां खड़े हर इंसान के पैरों तले की जमीन खिसक गई। अर्जुन की सफेद शर्ट जगह जगह से फटी हुई थी। उस पर सूखे हुए खून के गहरे लाल और काले धब्बे थे। उसके माथे पर पट्टी बंधी थी, जिसके किनारे से हल्का सा खून रिस रहा था। उसके हाथों की उंगलियों के पोर पूरी तरह से सूजे हुए थे, छिले हुए थे। उसके बाएं हाथ और गर्दन पर बैंडेज भी लगी हुई थी। रात भर के उस खूनी तांडव और 80 लोगों को मौत के घाट उतारने पर उसका असर उसके शरीर पर साफ दिखाई दे रहा था। तभी यशोदा माँ रोकर दौड़कर उसके पास आई। चिंता भरे स्वर में कहा, हे मेरे राम, ये क्या हालत बना ली मेरे बच्चे ने। और उन्होंने अर्जुन का चेहरा अपने हाथों में ले लिया। ताऊ जी भी कांप कर आगे आए। उन्होंने भी चिंता करके कहा, छोरे, यो खून यो चोट, तू कहाँ गया था रात को। लेकिन वही मीरा मीरा तो जैसे सदमे से सुन हो गई थी। वो कांप कर कदमों से अर्जुन के पास गई। उसने अपनी कांपती हुई उंगलियों से अर्जुन की खून से सनी शर्ट को छुआ। उसने धीरे से कहा, तुमने तुमने मुझसे वादा किया था अर्जुन। तुमने कहा था कि तुम कभी अपने आप को खतरे में नहीं डालोगे। फिर ये सब क्या है। ये खून किसका है। तुम्हें चोट कैसे लगी। मीरा की आवाज गले में ही घुट रही थी। ये कहकर मीरा फूट फूट कर रोने लगी। वो अर्जुन के सीने लग गई और अपने दोनों हाथों से उसके सीने पर हल्के हल्के मुक्के मारने लगी। उसने नाराजगी भरे स्वर में कहा, तुम बहुत बुरे हो अर्जुन। तुम मुझे ऐसे छोड़कर चले गए। मुझे लगा मैंने तुम्हें खो दिया। मीरा के इन आंसुओं ने अर्जुन के दिल को बुरी तरह से चीर दिया था। नासिक के उस 80 गुंडों की लाठियों से इतना दर्द नहीं हुआ था जितना दर्द उसे मीरा के इन आंसुओं से हो रहा था। उसने बहुत ही नरमी से मीरा को अपनी बाहों में कस लिया। अर्जुन ने उसके बालों को चूम कर कहा, मेरी जान, मैं बिल्कुल ठीक हूं। उसने परिवार को घबराहट से बचाने के लिए बात को थोड़ा घुमा दिया। अर्जुन ने उन्हें तसल्ली देकर कहा, माँ जी, ताऊ जी, घबराइए मत। ये मेरा खून नहीं है। रात को मुझे आहान का फोन आया था। हमारे दोस्त कपिल का एक बहुत भयानक एक्सीडेंट हो गया था और वो बुरी तरह घायल था। मुझे उसे बचाने के लिए जाना पड़ा। उसे गाड़ी से निकालते वक्त मेरे कपड़ों पर उसका खून लग गया। मेरी ये चोटें बस खरोच है। आगे से ताई जी ने घबरा कर पूछा, कपिल, कपिल क्या हुआ उसे। अब वो कैसा है बेटा। तभी अर्जुन ने मेरा के आंसू पहुंचकर ताऊ जी की बात का जवाब देकर कहा, वो बिल्कुल ठीक है ताई जी। मैंने उसे मेडिकल सिटी में भर्ती करवा दिया है। तभी मीरा ने अर्जुन की आंखों में देखकर कहा, लेकिन तुम्हें मुझे जगाना चाहिए था ना अर्जुन। तुम मुझे ऐसे अंधेरे में छोड़कर कैसे जा सकते हो। मीरा अभी भी सिसक रही थी। आगे से अर्जुन ने अपने दोनों कान पकड़कर एक बहुत ही प्यारी और मासूम सी शक्ल बनाकर कहा, आई एम सॉरी मेरी महारानी। मुझे लगा तुम दिन भर शूट से थक गई हो, इसलिए मैंने तुम्हारी नींद खराब करना ठीक नहीं समझा। आगे से ऐसा कभी नहीं होगा, पक्का, प्रोमिस। अर्जुन की इस मासूमियत और उसके जिंदा लौट आने की खुशी ने धीरे धीरे विला के माहौल को शांत कर दिया। तभी यशोदा माँ ने प्यार से कहा, जा बेटा, पहले जाकर नहा ले और खून से ये कपड़े उतार दे। मैं तेरे घावों पर हल्दी का लेप लगा दूंगी। अर्जुन तुरंत अपनी बात सुनकर नहाने चला गया। नहाने के बाद जब अर्जुन एक साफ सुथरी टी शर्ट और कैजुअल ट्राउजर पहनकर बाहर आया तो उसने देखा मीरा अभी भी सोफे में एक कोने में मुंह फुलाए बैठी थी। उसकी नाराजगी अभी तक दूर नहीं हुई थी। अर्जुन जानता था कि अपनी इस महारानी को कैसे मनाना है। उसने अपनी घड़ी देखी। दोपहर के 1 बज चुके थे।
अर्जुन के हॉल के बीच में आकर एक बहुत ही एक्साइटेड आवाज में कहा, मुझे पता है मेरी चिंता में आप सबने अभी कुछ नहीं खाया होगा, इसलिए आज घर में कोई खाना नहीं बनेगा। आज आपका ये बेटा आप सबको मुंबई के सबसे शानदार और शाही रेस्टोरेंट में खाना खिलाने ले जाएगा। उनकी बात सुनकर आगे से ताऊ जी ने संकोच करके कहा, अरे ना बेटा, हम तो ठहरे गांव के सीधे साधे लोग, हमें वो बड़े होटलों का खाना ना पचे। घर में दाल रोटी बन जाएगी। लेकिन अर्जुन ने जिद करके कहा, बिल्कुल नहीं ताऊ जी, आज कोई बहाना नहीं चलेगा। वैसे भी मुझे अपनी इस नाराज महारानी का मूड भी तो ठीक करना है। चलिए सब लोग तैयार हो जाइए। उसकी बात सुनकर मीरा ने अपनी आंखें घुमाई, लेकिन उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। वो अर्जुन की किसी बात को नहीं टाल सकती थी। आधे घंटे बाद पूरा परिवार तैयार था। ताऊ जी ने अपना साफ सुथरा राजस्थानी साफा कुर्ता पहना, ताई जी यशोदा माँ ने सबसे अच्छी अच्छी साड़ियां पहनी, और मीरा एक बहुत ही खूबसूरत पीच कलर का अनारकली सूट में कैसे परी लग रही थी। वहीं अर्जुन ने पहले ही जगदीश को बोलकर रेंज रोवर एसयू मंगा ली थी, जिसमें पूरा परिवार आराम से बैठ सके। अर्जुन खुद ड्राइव कर रहा था और मीरा उसके बगल में बैठी थी। गाड़ी मुंबई के सबसे एलिट और पॉश इलाके बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ रही थी। अर्जुन ने मुंबई के सबसे मशहूर महंगे फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट द क्राउन ज्वेल में एक प्राइवेट टेबल बुक कर लिया था। ये वो जगह थी जहां मुंबई के बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार, मिनिस्टर्स और अरबपति खाना खाने आते थे। यहाँ एक वक्त के खाने का बिल लाखों में आता था। रेस्टोरेंट पहुंचते ही वहां के स्टाफ ने अर्जुन को पहचान लिया और 90 डिग्री झुककर उनका स्वागत किया। रेस्टोरेंट के अंदर का नजारा देखकर ताऊ जी और यशोदा माँ की आंखें फटी रह गई। हर तरफ सोने और क्रिस्टल का काम, फ्लोर पर इटालियन मार्बल चमक रहा था। मध्यम रोशनी और शांत वायलिन की धुन माहौल को बहुत ही क्लासी बना रही थी। अर्जुन उन्हें लेकर बहुत ही खूबसूरत और प्राइवेट कॉर्नर टेबल पर गया। अर्जुन ने खुद ताऊ जी के लिए कुर्सी पीछे खींच कर कहा, आराम से बैठिए ताऊ जी। ऐसे ही पूरा परिवार बैठ गया। अर्जुन ने बहुत सारे लजीज पकवान ऑर्डर किए। सब कुछ बहुत ही खुशनुमा चल रहा था। ताऊ जी रेस्टोरेंट की भव्यता देख रहे थे और यशोदा माँ और ताई जी आपस में धीरे धीरे बात कर रही थी, और मेरा अर्जुन की आंखों में देखकर मुस्कुरा रही थी। अर्जुन का प्लान कामयाब हो गया। मीरा की नाराजगी दूर हो चुकी थी, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। जब रोशनी सबसे ज्यादा तेज होती है तो अंधेरे के कीड़े वहां पहुंच जाते हैं। तभी रेस्टोरेंट के मेन गेट पर एक बहुत ही घमंडी शो ऑफ करने वाला कपल अंदर आया। लड़के ने बहुत ही महंगा डिजाइनर सूट पहना था। उसने अपनी आंखों पर काले चश्मे रेस्टोरेंट के अंदर भी लगाए थे। उसके साथ एक लड़की थी जिसने बहुत ही भड़कीली और छोटी सी डिजाइनर ड्रेस पहनी थी। उसके हाथ में एक बड़ा सा गुच्ची का बैग था। ये और नहीं, प्रताप देशमुख का भतीजा अभिषेक देशमुख और अर्जुन की एक्स गर्लफ्रेंड रिया थी। रिया अभिषेक के पैसों पर ऐश कर रही थी। कुछ दिन पहले ही अभिषेक ने उसे अर्जुन को बर्बाद करने का जो प्लान बताया था, उसके बाद से रिया हवा में उड़ रही थी। उसे लग रहा था कि अब वो देशमुख परिवार की बहू बनने वाली है। रिया और अभिषेक एक टेबल की तरफ जा ही रही थी। तभी रिया की नजर उस कॉर्नर टेबल पर पड़ गई जहां अर्जुन अपने परिवार के साथ बैठा हंस रहा था। रिया के कदम वहीं रुक गए। उसकी आंखों में एक भयंकर जलन और नफरत उतर आई। रिया ने अपने नाखूनों को चबाकर अभिषेक से कहा, अभिषेक जरा उधर देखो, वो रहा अर्जुन और उसकी वो गांव की गंवार गर्लफ्रेंड। ये कहकर उसने अर्जुन की तरफ इशारा कर दिया। उसकी बात सुनकर अभिषेक ने भी उस तरफ अपना चश्मा नीचे करके देखा। अर्जुन को देखते ही उसके होठों पर एक शैतानी और कुटिल मुस्कान आ गई। अभिषेक ने रिया से कहा, अरे वाह, आज तो शिकार खुद चलकर हमारे सामने आ गया। चलो रिया, आज अर्जुन को उसके परिवार के सामने उसकी असली औकात दिखाते हैं। आज हम उसे नीचा दिखाएंगे कि दोबारा इस रेस्टोरेंट में कदम रखने की जरूरत नहीं करेगा। उसकी ये बात सुनकर रिया का सीना घमंड से चौड़ा हो गया। उसे लगा कि उसके साथ मुंबई का दूसरा सबसे बड़ा रईस लड़का खड़ा है, तो उसे डरने की क्या जरूरत है। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि अर्जुन अर्जुन अग्निहोत्री है। वो तो अर्जुन को बस एक मिडिल क्लास लड़का समझती थी। रिया और अभिषेक अपनी घमंडी कदमों से सीधे अर्जुन की टेबल की तरफ बढ़े। अर्जुन हंसकर मीरा को कुछ बता रहा था। तभी एक बहुत ही कर्कश और कान फाड़ देने वाली आवाज ने उनके हंसी को बीच में ही काट दिया। किसी ने हिलाकर कहा, ओ माय गॉड, लुक एट दिस। अर्जुन और मीरा ने पलट कर देखा। उनके टेबल के ठीक सामने रिया खड़ी थी
और उनके चेहरे पर एक बहुत ही गंदी व्यंग्यात्मक मुस्कान थी। उसके साथ अभिषेक देशमुख हाथ बांधे खड़ा था। रिया को देखते ही अर्जुन के चेहरे पर मुस्कान गायब हो गई। उसकी भौहें तन गई। तभी रिया ने अपनी नाक सिकोड़कर बड़ी ऊंची आवाज में कहा, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? सीरियसली अर्जुन, द क्राउन ज्वेल। मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा कि रेस्टोरेंट की गार्ड्स ने तुम जैसे फटीचर लोगों को अंदर कैसे आने दिया। उसकी बात सुनकर ताऊ जी और यशोदा माँ हैरान हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह लड़की कौन है और ऐसे बदतमीजी से बात क्यों कर रही है। तभी अर्जुन ने उसको हड़का कर कहा, रिया, यहाँ से दफा हो जाओ। मैं अपने परिवार के साथ हूँ। मैं यहाँ कोई तमाशा नहीं चाहता। अर्जुन की आवाज में एक हल्की सी गुर्राहट थी। आगे से रिया ने जोर से हंसकर कहा, तमाशा तो तुम खुद कर रहे हो अर्जुन। वो जानबूझकर चिल्ला रही थी जिसे आसपास के टेबल पर बैठे वीआईपी लोग उनकी तरफ देखे। इसके बाद रिया ने मीरा की अनारकली सूट को बहुत ही घृणा से देखा और कहा, मेरा मतलब अपनी शक्ल देखी है तुम लोगों ने और अपने कपड़े देखे हैं। फिर रिया ने अपने साथ खड़े अभिषेक का हाथ पकड़ा और घमंड से बोली, तुम्हें पता है ये कौन है अर्जुन? ये मुंबई के सबसे बड़े परिवार देशमुख परिवार के वारिस अभिषेक देशमुख हैं, मेरे होने वाले पति। हम लोग अक्सर यहाँ आते हैं क्योंकि यह हमारी क्लास है, और लेकिन तुम जैसे मिडिल क्लास वेटर यहाँ सिर्फ दूसरों की प्लेटें उठाने आ सकते हैं, खाना खाने नहीं। रिया की इस बकवास को सुनकर अर्जुन के सीने में जो ज्वालामुखी सुलग रहा था वह फटने की कगार पर था। अभिषेक देशमुख का नाम सुनकर अर्जुन को वैसे ही खून में महक आ गई थी। अर्जुन ने अपने दांत पीसे। उसने अपनी कुर्सी को पीछे धकेला और अपनी जगह से उठने ही वाला था कि इन दोनों को इसी रेस्टोरेंट के फर्श पर घसीट घसीट कर मारेगा। लेकिन तभी मीरा ने तुरंत मेज के नीचे से अर्जुन का हाथ कसकर पकड़ लिया। अर्जुन ने मीरा की तरफ देखा। मीरा की आंखों में कोई डर नहीं था, बल्कि एक बहुत ही गहरी समझदारी और गरिमा थी। मीरा ने बहुत ही धीमी लेकिन सख्त आवाज में फुसफुसा कर कहा, अर्जुन नहीं प्लीज। ताऊ जी, ताई जी और माँ यहाँ बैठे हैं। वो लोग पहले ही शहर के इस माहौल से घबराए हुए हैं। अगर तुम यहाँ इन जाहिलों के मुंह लगोगे या खून खराबा करोगे तो हमारे परिवार को बहुत बेइज्जती महसूस होगी। ऐसे लोगों के मुंह लगना हमारे संस्कारों के खिलाफ है। प्लीज मेरी खातिर इन्हें इग्नोर कर दो। उसकी ये बात सुनते ही अर्जुन ने ताऊ जी और यशोदा माँ की तरफ देखा। सच में वो दोनों इस ड्रामे से बहुत असहज महसूस कर रहे थे। ताऊ जी अपनी लाठी को कसकर पकड़े हुए थे। ताई जी का चेहरा शर्म से लाल हो रहा था। मीरा की बात बिल्कुल सही थी। एक राजा का काम सिर्फ लड़ना नहीं होता, बल्कि सही वक्त और सही जगह चुनना होता है। अर्जुन ने गहरी सांस ली, अपनी मुट्ठी ढीली कर ली और वापस अपनी कुर्सी पर टिक कर बैठ गया। उसने रिया और अभिषेक की तरफ ऐसे देखा जैसे वो हवा में उड़ती हुई कोई मक्खियां हो। फिर उसने मीरा को मुस्कुरा कर कहा, तुम सही कह रही हो मीरा। जब हम अच्छा खाना खा रहे हैं तो हमें आसपास मंडराने वाली गंदगी पर ध्यान नहीं देना चाहिए। चलो तुम ये ट्राई करो। अर्जुन और मीरा की इस खामोशी को रिया ने उनकी कमजोरी और डर समझ लिया। रिया को लगा कि अर्जुन अभिषेक देशमुख के नाम से उसके पैसों से डर गया है, और इस गलत फहमी ने रिया के हौसले को सातवें आसमान पर पहुंचा दिया। रिया और भी ज्यादा जोर से पागलों की तरह हंसने लगी। उसने हंसकर कहा, देख रहे हो अभिषेक, ये डरपोक कैसे दुम दबा कर बैठ गया। ऐसे पता चल गया है कि अगर इसने एक शब्द बोला तो तुम इसे उठाकर बाहर फेंकवा दोगे। आगे से अभिषेक ने अपना कॉलर चौड़ा कर और घुनौनी मुस्कान के साथ कहा, ऑफ कोर्स बेबी, इन कीड़ों की औकात ही क्या है हमारे सामने। रिया अपनी हदों को पार करने लगी थी। जब उसने देखा कि अर्जुन उसे इग्नोर कर रहा है तो उसने अर्जुन को दर्द देने के लिए उसकी सबसे कमजोर नब्ज मीरा और उसके परिवार पर हमला करने का फैसला किया। रिया एक कदम आगे बढ़ी और सीधे ताऊ जी, ताई जी और यशोदा माँ की तरफ उंगली करके खड़ी हो गई। रिया ने चिल्लाकर कहा, और तुम मीरा? अब उसकी आवाज इतनी तेज थी, पूरा रेस्टोरेंट शांत हो चुका था और सब उन्हीं का तमाशा देख रहे थे। उसने चिल्लाकर आगे कहा, तुम इस अर्जुन के पैसों पर बहुत ऐश कर रही हो ना? मुझे तो समझ ही नहीं आता कि तुम लोगों के अंदर शर्म नाम की कोई चीज है या नहीं। ये पूरा का पूरा कुनबा, ये पूरा गांव उठकर इस 5 स्टार रेस्टोरेंट में आ गया मुफ्त की रोटियां तोड़ने के लिए। लेकिन उसकी बात सुनकर अर्जुन की आंखों में अंगारे धधक गई। उसने चिल्लाकर कहा, रिया, अपनी जबान को लगाम दो। वो उठने वाला था लेकिन मीरा ने उसका हाथ फिर पकड़ लिया। लेकिन रिया नहीं रुकी। वो पूरी तरह से अंधी हो चुकी थी। रिया ने ताऊ जी के राजस्थानी साफे, उनके साधारण कुर्ते को घृणा से देखकर कहा, क्यों लगाम दूं? सच ही तो कह रही हूं।
जरा इन लोगों की शक्ल देखो, ये कैसे गवारों वाले कपड़े पहनकर एक हाई क्लास की जगह पर आ गए। इनके कपड़ों से तो गाय के गोबर और खेतों की बदबू आ रही है। ये बुड्ढा यहाँ अपनी लाठी ऐसे लेकर बैठा है जैसे कोई मदारी हो। ये सुनकर ताऊ जी का चेहरा अपमान से लाल हो गया। उनका राजपूती खून खोल उठा, लेकिन शहर की इस चकाचौंध में वो खुद को बेबस महसूस कर रहे थे। उन्होंने अपनी नजरें झुका ली। वहीं ताऊ जी की आंखों में आंसू आ गए। इसके बाद रिया ने यशोदा माँ की तरफ मुड़कर और भी ज्यादा जहर उगल कर कहा, और ये औरत, ये तुम्हारी माँ है ना मैडम? शक्ल से ही लगता है किसी अमीर के घर के बर्तन मांजने वाली नौकरानी है। मुझे तो पक्का यकीन है कि तुम लोगों ने अर्जुन को किसी गंदे जादू टोने में फंसा दिया। तुम भिखारियों का यही काम होता है, अमीरों के लड़कों को फंसाओ और फिर उनके पैसों पर ऐसे 5 स्टार होटलों में आकर अपनी भूख मिटाओ। रिया ने अपनी मुंह सिकोड़ा। पूरे रेस्टोरेंट को सुनाकर आगे कहा, छी, कितना घिनौना परिवार है। मैनेजर, ओए मैनेजर, तुम लोगों ने इन भिखारियों को अंदर कैसे घुसने दिया? इनकी बदबू से हमारा खाना खराब हो रहा है। निकालो इन गवारों को यहाँ से बाहर। रिया के मुंह से निकले इन एक एक शब्द ने अर्जुन के सीने में किसी खंजर की तरह वार किया। वहीं मीरा भी, जो अब तक इतनी समझदारी दिखा रही थी, वो अपनी माँ और ताऊ जी का ये सरेआम अपमान बर्दाश्त नहीं कर पाई। उसकी आंखों में आंसुओं की एक मोटी धार बह निकली, उसके गालों पर गिर पड़ी। मीरा ने अपनी रोती हुई माँ का हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, माँ। तभी जैसे ही अर्जुन की नजर मीरा के आंसू पर पड़ी, अर्जुन के दिमाग का जो सब्र कुछ मीटर का चल रहा था वो टूट गया। वो जो मास्टर की सिखाई हुई शांति थी, हमेशा के लिए खाक हो गई। लेकिन तभी मीरा ने फिर से अर्जुन का हाथ पकड़ने की कोशिश करके कहा, अर्जुन छोड़ो। लेकिन इस बार अर्जुन ने बहुत ही झटके से, लेकिन बिना मीरा को चोट पहुंचाए अपना हाथ छुड़ा लिया। अर्जुन ने मीरा की आंखों में देखा। अब उन आंखों में कोई प्यार, कोई लिहाज या कोई समझदारी नहीं थी। उन आंखों में वो शैतान खड़ा था जो किसी को भी जलाकर राख करने के लिए काफी था। उसने चिल्ला कर कहा, तुम्हारी इज्जत की खातिर मैं अब तक चुप था मीरा। अर्जुन की आवाज इतनी ठंडी, इतनी खुरदरी और इतनी खौफनाक थी कि मीरा भी एक पल के लिए सिसर उठी। तभी अर्जुन ने आगे कहा, लेकिन जिसने मेरे परिवार, जिसने तुम्हारे ताऊजी और माँ का सरेआम अपमान किया है, मैं उसे अब जिंदा इस दरवाजे से बाहर नहीं जाने दूंगा। ये कहते हुए अर्जुन अपनी कुर्सी से खड़ा हुआ। उसके खड़े होने के अंदाज में ऐसा था जैसे कोई सोया हुआ ड्रैगन जाग गया हो। रिया, जो अब तक चिल्ला रही थी, उसने जब अर्जुन की वो खूनी और बर्फीली आंखें देखी तो उसकी आवाज उसके गले में टूट गई। उसका सारा घमंड एक पल में गायब हो गया। उसके पैर पीछे की तरफ लड़खड़ाने लगे थे। वहीं अभिषेक देशमुख ने जब देखा कि अर्जुन आगे बढ़ रहा है, तो अपनी झूठी मर्दानी दिखाने के लिए आगे आया। अभिषेक ने अपनी उंगली अर्जुन की छाती पर रखने की कोशिश करके कहा, ओए फटीचर, अपनी औकात में रहे। तू जानता नहीं कि मैं प्रताप देशमुख का भतीजा। लेकिन इससे पहले अभिषेक अपना वाक्य पूरा कर पाता, अर्जुन का हाथ बिजली की स्पीड से उठा। उसने अभिषेक की उसी उंगली को पकड़ा और उसे बिना किसी रहम के पूरी ताकत से पीछे की तरफ मरोड़ दिया। कड़ाक, हड्डी टूटने की वो खौफनाक आवाज और उस शांत और वीआईपी रेस्टोरेंट में किसी बम की तरह गूंज गई। अभिषेक देशमुख के मुंह से एक सुअर के कटने जैसी दर्दनाक चीख निकली। वो दर्द के मारे चिल्लाया, ओह। वो अपने घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा और दर्द से तड़पने लगा। रेस्टोरेंट में बैठे सभी रईस और सेलिब्रिटीज सदमे में अपनी जगह पर खड़े हो गए। तभी अर्जुन ने अभिषेक को कॉलर से पकड़ा, उसे हवा में उठाकर पास रखी एक कांच की मेज पर पूरी ताकत से दे मारा। क्रैश! कांच चकनाचूर हो गया। मुंबई के दूसरे सबसे बड़े एम्पायर का वारिस अभिषेक देशमुख खून से लथपथ होकर जमीन पर किसी कीड़े की तरह रेंगने लगा। तभी अर्जुन का भारी बूट अभिषेक की छाती पर रखा। अर्जुन ने अपना चेहरा धीरे से घुमाया और अपनी खूनी अंगारे जैसी लाल आंखों से रिया पर टिका दी। रिया का दिल इस कदर जोर से धड़क रहा था, उसे अपनी धड़कन कानों में सुनाई देने लगी थी। उसका चेहरा जो कुछ देर पहले महंगे मेकअप घमंड में दमक रहा था, अब खौफ के मारे पीला पड़ चुका था। उसकी टांगे कांपने लगी थी और वो पीछे की तरफ खिसकने की कोशिश कर रही थी। तभी मीरा ने उसकी तरफ देखकर ठंडे स्वर में कहा, तमाशा देखना था ना तुझे? अर्जुन की आवाज में कोई चीख पुकार नहीं थी, बल्कि एक ऐसी खुरदरी भयानक गूंज थी जो सीधे इंसान की रूह को कपा दे। अर्जुन ने
अभिषेक की छाती में अपना पैर हटाया, बहुत ही धीमी लेकिन खौफनाक चाल से रिया की तरफ कदम बढ़ा दिए। उसको अपनी तरफ आता देखकर आगे से रिया हकलाकर पीछे हटकर बोली, अर्जुन मेरे पास मत आना। तभी उसकी ऊंची हील्स आपस में उलझ गई और धड़ाम से फर्श पर गिर पड़ी। उसका महंगा गुच्ची का बैग चपाक से दूर पड़ा। तभी अर्जुन उसके बिल्कुल करीब आकर खड़ा हो गया और नीचे झुककर उसकी आंखों में देखकर कहा, क्यों? अभी तो कुछ देर पहले तेरी जबान कैंची की तरह चल रही थी रिया। तुझे मेरी शक्ल, मेरे कपड़े, मेरा परिवार, सब कुछ बहुत करीब और गंवार लग रहा था। तुझे क्लास और स्टेटस का बहुत शौक है ना? वहीं रिया के होठ कांप रहे थे। वो रोने लगी थी। उसने कांप कर कहा, मुझे माफ कर दो अर्जुन, प्लीज। आगे से अर्जुन ने एक शैतानी हंसी हंस कर कहा, माफी? तूने मेरी माँ को नौकरानी कहा, मेरे ताऊजी जो मेरे लिए भगवान है। तूने उनके कपड़ों पर सवाल उठाया। तूने उस लड़की को गालियां दी जिसके आंसुओं की एक बूंद की कीमत भी तेरी सारी पुश्तों की कमाई से ज्यादा है, और तू माफी मांग रही है? अर्जुन ने रिया पर हाथ नहीं उठाया क्योंकि अग्निहोत्री खानदान के उसूलों में औरतों पर हाथ उठाना भी शामिल नहीं था। लेकिन अर्जुन जानता था कि इस घमंडी और लालची लड़की को मारने से ज्यादा दर्द उसके गुरूर को तोड़कर दिया जा सकता है। इसलिए अर्जुन ने जमीन पर तड़प रहे अभिषेक देशमुख को कॉलर से पकड़ा और उसे खींचकर घुटनों के बल रिया के सामने खड़ा कर दिया। अभिषेक का खून से सना चेहरा रिया के सामने करके बोला, देख रिया, यही है ना तेरा वो अमीर और क्लासी होने वाला पति जिसके पैसों पर तू हवा में उड़ रही थी, जो तुझे मुंबई की महारानी बनाने वाला था। ये कहकर अर्जुन ने अभिषेक के बालों को पीछे खींचा और उसे अपनी घूर कर आंखों से गर्रा कर बोला, बता इसे अभिषेक देशमुख, बता इस बिकाऊ लड़की को कि तेरी औकात क्या है मेरे सामने। आगे से अभिषेक दर्द के मारे करहा रहा था। उसे पता था कि अगर उसने अभी अर्जुन की बात नहीं मानी तो अर्जुन उसकी गर्दन इसी कांच की मेज पर तोड़ देगा। इसलिए अभिषेक ने रोकर और खांस कर कहा, रिया, तू तू पागल है, तूने मुझे मरवा दिया। तूने मुझे बताया क्यों नहीं कि यही अर्जुन है? अभिषेक को उसके अंकल ने काम तो लगा दिया था, लेकिन उसने आज तक अर्जुन को देखा तक नहीं था। उसकी बात सुनकर रिया ने कंफ्यूज होकर कहा, अभिषेक, तुम इससे क्यों डर रहे हो? तुम तो देशमुख हो। रिया को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि मुंबई का इतना बड़ा रईस ज्यादा इस मिडिल क्लास लड़की के सामने भीख क्यों मांग रहा है। तभी अभिषेक ने चिल्लाकर कहा, देशमुख गया भाड़ में। तो जानती है ये कौन है? ये मुंबई का भगवान है। ये अग्निहोत्री एम्पायर का वारिस अर्जुन अग्निहोत्री है। अगर इसने एक इशारा किया तो मेरा पूरा देशमुख परिवार बंबई की सड़कों पर भीख मांगेगा। अभिषेक जानता था कि वो सीधा अर्जुन से पंगा नहीं ले सकता। अग्निहोत्री एम्पायर का वारिस, ये शब्द रिया के कानों में किसी तेजाब की तरह गिर गए। रिया की आंखें फटी की फटी रह गई। उसका दिमाग सुन पड़ गया। उसकी सांसें गले में अटक गई। वो लड़का जिसके साथ वो कॉलेज में घूमती थी, जिसे उसने गरीब और फटीचर समझकर छोड़ दिया था, जिसको छोड़कर उसने विक्की जैसे गुंडे का हाथ थामा, वो इंडिया का सबसे बड़े एम्पायर का इकलौता वारिस, वो अरबपति था। रिया को ऐसे लगा जैसे किसी ने उसे दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग के नीचे फेंक दिया हो। उसे एहसास हुआ कि उसने चंद रुपए के लालच में दुनिया के सबसे बड़े कोहिनूर हीरो को ठोकर मार दी। उसकी पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा पछतावा अब उसके चेहरे पर दिखाई दे रहा था। उसने हकला कर कहा, अर्जुन, तुम अग्निहोत्री हो। रिया फूट फूट कर रोने लगी। वो अपने घुटनों के बल खिसक कर अर्जुन के पैरों की तरफ आ गई। उसने सिसक कर कहा, मुझे नहीं पता था अर्जुन, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ अर्जुन। ये अभिषेक तो मुझे यहाँ जबरदस्ती लाया था। मुझे वापस अपना लो अर्जुन। रिया की इस निस्ता और गिरे हुए रूप को देखकर पूरे रेस्टोरेंट में बैठे लोगों के चेहरे पर घृणा आ गई। वहीं अर्जुन ने अपना पैर पीछे हटा लिया, जैसे रिया के छूने से वो गंदा हो जाएगा। अर्जुन ने बहुत ही ठंडी आवाज में कहा, तू प्यार के लफ्ज के नाम पर कलंक है रिया। तेरी औकात इस अभिषेक देशमुख के साथ रहने की ही है। ये कहकर अर्जुन ने अभिषेक की तरफ देखा और आगे कहा, और तू जा जाकर अपने उस अंकल प्रताप देशमुख से कहना कि अर्जुन अग्निहोत्री ने तुम्हारी इस चाल का जवाब दे दिया है और बहुत जल्द मैं तुम्हारे उस देशमुख अंपायर को शमशान बना दूंगा। अब निकल यहां से, इससे पहले कि मैं तुझे जिंदा जमीन पर गाड़ दूं। उसकी बात सुनकर अभिषेक ने अपनी
टूटी उंगली को पकड़ा और कांप कर वहां से बाहर भागा। उसने दोबारा मुड़कर भी उसकी तरफ नहीं देखा। रिया चिल्लाती रह गई, अभिषेक मुझे भी साथ ले चलो। लेकिन वो लालची लड़का अपनी जान बचाकर भाग चुका था। रिया पूरी तरह से अकेली थी, जलील, बेबस और रेस्टोरेंट के बीचों बीच फर्श पर बैठी हुई थी। रेस्टोरेंट में इतना बड़ा बवाल हो चुका था, कांच टूट गए थे और खून बह चुका था। इस हंगामे को देखकर द क्राउन ज्वेल का जनरल मैनेजर मिस्टर नेहरा ने अपने साथ 15-20 भारी भरकम बाउंसर्स को लेकर दौड़ता हुआ वहां आया। अब क्या करेगा ये मैनेजर? क्या रिया करेगी आगे? जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी कहानी द साइलेंट मिलेनियर के साथ। दोस्तों, कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें और लाइक जरूर से जरूर करें।